सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। सो गाइस, जैसा कि आज आपका रेलवे ग्रुप डी का 5 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया था कंप्लीट, जिसका मैं यहाँ पर बिल्कुल 100% अथॉन्टिक एक्यूरेट आंसर के साथ यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे किस प्रकार के 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले एक बात और दोस्तों कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और साइड में आपको एक बेल आइकन यानी कि घंटे का निशान दिख रहा होगा, तो आप उसको जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको यहाँ पर 10 बार बताते चला आया हूँ कि 2025 के मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार को 4 खिलाड़ियों को दिया गया है पुरस्कार। वो कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर डी कुकेश को शतरंज के क्षेत्र में दिया गया है, ये शतरंज खेल के लिए यहाँ पर डी कुकेश को दिया गया है। हॉकी के लिए हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। पैरा एथलेटिक्स गेम में यहाँ पर प्रवीण कुमार को दिया गया है। शूटिंग यानी कि निशानेबाजी में ये आपको मनु भाकर जो है, मनु भाकर को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए मनु भाकर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो मैं आपको बता दूं 2025 का प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये चीन के लिउ चियाकुल को दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि जो प्रिजर पुरस्कार है इसको अन्य नाम से किसे कैसे जानते हैं, तो इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इस पुरस्कार के तहत विजेता को 1 लाख US डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। और मैं आपको बता दूं, भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य अभिनेता कौन रहे हैं। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य अभिनेता जो हैं ये आदवी शेष हैं। ऑप्शन ए आपका आदवी शेष करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डकैत मूवी की मैं बात करना चाहूँ तो ये जो फिल्म है ये आपकी द्विभाषी यानी कि हिंदी तेलुगु एक्शन ड्रामा जो है, और इसका जो निर्देशन डायरेक्टर ये सनील देओल के द्वारा किया गया है। और मृणाल ठाकुर ये जो है मुख्य अभिनेत्री हैं, और आदवी शेष जो हैं ये मुख्य अभिनेता एक गुस्सैल अपराधी का यहाँ पर रोल अदा किए हैं। अनुराग कश्यप की बात करें, इंस्पेक्टर स्वामी के रूप में अपना रोल अदा किए हैं। प्रकाश राज की अगर मैं बात करूं तो सहायक भूमिका में है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय HIV के संक्रमण से बचाव में सहायक है। तो HIV के संक्रमण में कौन सा उपाय सहायक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन कॉन्डोम का उपयोग करना। तो ये जो इसका उपयोग करना HIV के संक्रमण के बचाव में सहायक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट करेगा एग्जामिनर। 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है, ये 11 बार के वर्ल्ड सर्किंग चैंपियन कैली स्लेटर को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए कैली स्लेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ये लॉरियस अवार्ड 2025 है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। 7 से 8 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर। तो इसके अन्य विजेताओं की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अगर पुरस्कार पूछा जाए तो मोंडो डुप्लांटिक्स को दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर को तो सिमोन बाइस। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार लामिन यमाल को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है जो आपका पूछा गया था, रेवेंका अद्रानी को दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी का पुरस्कार जो है जियांग यूयान को दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये टॉम पिडकॉक को दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड इसके विजेता किक फॉर लाइफ हो रहे हैं। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है राफेल नडाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ये कैली स्लेटर को दिया गया था, जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में कल ही बताया था। तो यहाँ पर कैली स्लेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन डिले हो गया है, लेकिन पढ़ लीजिए। मई 2025 में भारत के किस संगठन ने दुनिया का सर्वाधिक
मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है? तो मैं आपको बता दूं, मई 2025 में ये जो भारत है, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के द्वारा दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली जो लॉन्च किया गया है, और इसका जो नाम है भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS विकसित किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो आपका मिसप्रिंट हो गया, तो आप लोग ऐसे ओरल देख लीजिएगा। अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये BFS जो है ये कितने किलोमीटर की रिजोल्यूशन पर काम करता है? तो 6 किलोमीटर आपको याद कर लेना है, जिससे मौसम के सटीक और स्थानीयकृत भविष्यवाणी संभव हो पाती है। इसके अलावा अगर लॉन्च पूछ लिया जाए किसने किया था, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 मई 2025 को अनावरण किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला पूछा गया था कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्व दिशा यानी ऊपर की ओर फेंका जाए तो समय के बाद उसका वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा स्लो करवा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा देखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए गेंद को जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का मान ये नीचे की दिशा में वर्क करता है, और ऊपर की दिशा में यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मान जो कि त्वरण होता है ये जी निगेटिव हो जाएगा। और गति का प्रथम समीकरण ये कहता है कि यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और u जो होता है ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया, और a जो एक्सेलरेशन हो गया ये माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि त्वरण ये नीचे की तरफ लग रहा है, और t आपका यहाँ पर क्या है, t समय हो गया। तो इसलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी होगा, क्योंकि यहाँ पर a को मैंने माइनस जी लिया है तो ये त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। और जब v आपका क्या निकल करके आएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी निकल करके आएगा, क्योंकि ऊपर फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ कम हो जाता है, और जो अपने प्रमुख बिंदु सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचने पर ये शून्य हो जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो u माइनस जी टी ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये भारत के द्वारा टोटल 24 पदक जीते गए थे, जिसमें आपके 8 गोल्ड मेडल, 10 रजत और 6 कांस्य। यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित की गई थी, और भारत पदक तालिका में ये दूसरे स्थान पर रहा है। पायदान पर अगर बात की जाए, पहले पायदान पर कौन सा देश रहा है, तो चीन देश रहा है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ऑप्शन बी आपका 24 पदक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है, या इसका नाम आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, भारत के चुनाव आयोग ने इसनेट नामक एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म चुनाव से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत करेगा। तो ऑप्शन में एसीनेट दिया गया था, एसीनेट यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज फाउंड इन फ्लोएम, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका यानी ट्यूब फ्लोएम में पाई जाती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो फ्लोएम जो होता है ये आपका एक वेस्कुलर टिश्यू संवाहनी ऊतक होता है, जो कि पौधे में पत्तियों द्वारा बने भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाने का वर्क करता है। और फ्लोएम के अगर प्रमुख अवयव की बात की जाए तो इसमें यानी कि चलनी जिसको बोलते हैं, चलनी नलिकाएं, ये साथ ही फ्लोएम रेसेस यानी कि यहाँ पर पैरेन्काइमा शामिल होते हैं। और अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या दिया गया था, वाहिकाएं। तो ये आपके ट्रेचेट्स यानी कि सिरा जिसको बोलते हैं, तो ये जाइलम में भी भाग होते हैं, जो कि आपका जल और खनिज परिवहन में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं। लेकिन फ्लोएम का आपसे पूछा गया था, नलिका फ्लोएम ये कौन सी फ्लोएम में पाई जाती है? तो ये आपका सीन क्यूब्स यानी कि जो चलनी नलिकाएं हैं ये फ्लोएम में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया था, जहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको ये थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको बता दूं। उनके अनुसार सही कथन ये था कि परमाणु एक धनावेशित गोले से मिलकर बना होता है, जिसमें धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं। और इस मॉडल यानी कि ये जिस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहा जाता है, और ये प्रस्तावित करता है कि परमाणु का कुल आवेश ये शून्य हो जाता है, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान
परिमाण के होते हैं, इसलिए ये आपके कुल आवेश शून्य हो जाते हैं इसके। तो कथन में ये आपको दिया गया होगा, तो ये ऑप्शन जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वो करेक्ट हो गया होगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जी काय का कार्य नहीं है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर गाल्जी काय के कार्य का जो प्रमुख कार्य होता है, गाल्जी काय का जो प्रमुख कार्य जो होता है प्रोटीन और लिपिड का संशोधन, इसके अलावा यहाँ पर पैकेजिंग, संग्रहण तथा ये स्राव इसका प्रमुख वर्क होता है। और ये लाइसोसोम का निर्माण करता है, कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन को सुगम बनाता है। गाल्जी काय शर्कराओं का निर्माण संशोधन करता है, अर्थात सरल शर्कराओं से जटिल शर्कराओं का निर्माण करता है, लेकिन तोड़ना ब्रेक डाउन उसका कार्य नहीं है। यानी गाल्जी काय का कार्य तोड़ना, ब्रेक डाउन का कार्य इसका नहीं है। और ब्रेक डाउन ये आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो ये जो गाल्जी काय का जो साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ना, ये इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूटन के तीसरे नियम की अगर मैं बात करना चाहूँ तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। और नाव का आगे बढ़ना, बंदूक का पीछे हटना, रॉकेट का चलना और धरती पर चलना, ये सभी क्रिया जो प्रतिक्रिया के ही उदाहरण है। पतंग का उड़ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया गया था कि पेड़ हिलाने पर फल का गिरना, ये गुरुत्वाकर्षण बल और जड़त्व के कारण होता है। तो यहाँ पर यानी ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम के कारण होता है, ना कि क्रिया प्रतिक्रिया के बलों के कारण होता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। तो ये ऑप्शन डी वाला जो है ये उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान ये किसे घोषित किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में स्थित सिमली फॉल टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर इसके दर्जा दिया गया है। तो अप्रैल 2025 में इसको आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया था, जिसे उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो ये आपका सिमिपाल राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। कह रहा है यहाँ पर आईकॉन 2025 भारतीय संरक्षण सम्मेलन 25-27 जून 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था, जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आयोजन है ये 25-27 जून देहरादून के भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII में हुआ था, जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने आयोजित किया और इसमें जैव विविधता संरक्षण पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त नवंबर 2025 में देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन भी हुआ था। ये देहरादून में ही हुआ था विश्व आपदा प्रबंधन, जहां पर ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ये किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन ए में दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रॉपर्टीज इनकरेक्ट है, गलत है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। डिक्टो हूबहू मैं आपको बताऊंगा कार्बन एक नॉन मेटल यानी अधातु है और इसकी वैद्युत ऋणात्मकता मध्यम होती है, इसलिए ये सामान्यतः सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ना कि आयनिक बंध बनाता है। और एक ऑप्शन में आपका दिया गया था तो इसमें आपका आयनिक बंध होते हैं, जो कि गलत दिए गए थे। इसमें आपका कोवैलेंट्स बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया था कि ये आपका हो चुका है और ये क्वेश्चन पूछा गया था, डबल क्वेश्चन क्यों हो रहा है। कास्टिक सोडा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। तो मैं बताऊं ये लकड़ी के गूदे के साथ कास्टिक सोडा का उपयोग मुख्य रूप से कागज और लुगदी उपयोग में किया जाता है। तो इसलिए ये एक ऑप्शन में कागज और उद्योग दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर कागज उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका था आया। रिपीटेड क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया वर्क डन ये कार्य कितना होगा। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। तो मैं आपको पहले ही बताया मैंने कि वर्क डन का जो फार्मूला होता है
ये आपका होता है W इजिकल टू एफ इंटू एस, यानी कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यानी कि यहाँ पर गुणा करवाइए। फोर्स आपका 10 न्यूटन दिया गया है और एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर दिया गया था, तो 10 बचे कितना 50 जूल आपका निकल करके आएगा। तो 50 जूल ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो जहां पर हूबहू ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा चिप्स में आपका यहाँ पर क्या होता है, फैट्स ऑयल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होकर खराब हो सकता है और इससे बदबू यानी कि यहाँ पर इससे बदबू पैदा हो सकती है। और नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो कि ऑक्सीजन को हटा देती है और इस प्रकार चिप्स को खराब होने से बचा लेती है। हालांकि नाइट्रोजन जो है इसके पैकेट को फुला भी दिया जाता है, और लेकिन इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, ये ऑक्सीकरण से बचाने के लिए भरा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल आपका रिपीटेड है कि एक परिपथ में विद्युत विभव जो कि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दिया गया था और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ये आपका कितना 10 ओम 3 ओम 10 ओम दिया गया था और विद्युत धारा ये आपसे इसका मान पूछा गया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि ओम्स लॉ का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। V आपका दिया गया, आर दिया गया है, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। तो V हमारा 5 वोल्ट दिया गया है, रेजिस्टेंस आपका कितना दिया गया है यानी कि ओम, ये 10 ओम दिया गया था, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि इसका जो करंट निकल करके आएगा 0.2 एम्पियर निकल करके आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साउंड जो होता है ध्वनि की प्रकृति के बारे में या गुण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको मिले थे, तो जब आप चारों ऑप्शन को रीड करोगे तो ध्वनि के प्रकृति के नियमों के बारे में जो कथन दिया गया था सही कि साउंड इज जो है लॉन्गिट्यूनल, यानी कि ध्वनि जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है। ये साउंड के बारे में सही कथन दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आंख यानी कि आई में मौजूद लेंस का प्रमुख कार्य क्या होता है। जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिले थे, तो मैं आपको बता दूं आंख का जो लेंस होता है ये कन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस होता है और इसका जो कार्य है ये बाहर से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर ठीक से फोकस करना होता है यानी करवाना होता है ताकि वस्तु आपकी स्पष्ट यानी प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे बन सके। और यदि लेंस ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति को निकट या दूर दृष्टि दोष मायोपिया या हाइपर माइट्रोपिया हो सकता है। इसलिए आंख में लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरणों को फोकस करना होता है। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बायो से पूछा गया था कि महिलाओं में निषेचन प्रजनन कहाँ होता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल। और ये क्वेश्चन आपका 5th बार पूछा गया है। तो महिलाओं में निषेचन या जो प्रजनन होता है ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है, अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं, अंडवाहिनी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूजी लेवल, यहाँ पर यूजी लेवल का आपको करंट अफेयर भी करवाने की कोशिश करूंगा। कह रहा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग है यह अनुसंधान निदान प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थापित की जाने की यहाँ पर की जा रही है। तो हाल ही में ये दक्षिण भारत की जो यहाँ पर पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन सी बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और निर्गत किरण यानी इमरजेंट रे के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है। तो मैं कहूँगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण यहाँ पर विचलन कोण एंगल ऑफ डिवाइडेशन जिसको बोलते हैं डिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2025-26 के केंद्रीय बजट में लगभग कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। जहां पर इस प्रकार के ऑप्शंस दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं 2025-26 के केंद्रीय बजट में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कुल लगभग यहाँ पर 3,412.82 करोड़ आवंटित किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की शिफ्ट में यहाँ से पूछ भी लिया जाएगा 2024-25 में ये कितना प्रतिशत बढ़ा है,
तो 2024-25 में ये डिवाइड जो एस्टिमेट था 3125 करोड़ था, लेकिन यहाँ पर 2025-26 में 3412 करोड़ आवंटित किया गया है। इस मुकाबले यहाँ पर लगभग 9% अधिक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या पूछा गया था कि कितना होगा। तो द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर का सूत्र जो होता है तो ये क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन किधर या तो 11 दिया गया होगा या तो 12, तो 12 और 11 कितना, आप इसको प्लस करना तो जानते हैं, तो 11 12 ये 23 हो जाएगा। तो इसका जो मास नंबर हो जाएगा 23 निकल करके आएगा। तो ऑप्शन सी 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जहां पर दो कथन आपके दिए गए थे। पहला कथन दिया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सेकंड कथन दिया गया था चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उनकी निकटता यानी कि डेंसिटी से मापी जा सकती है। और ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए थे। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं पहले स्टेटमेंट को जो मैंने पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि यदि वे कटे ना तो किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा 2 हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये सही दिया गया है। और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता स्ट्रेंथ को क्षेत्र रेखाओं की घनता निकटता से दर्शाया जाता है। जहां रेखाएं पास पास होती हैं वहां क्षेत्र अधिक शक्तिशाली यानी कि पावरफुल हो जाता है। यानी कि दोनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी कथन ए और दोनों सही हैं, ये लगा लेना आप लोग ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी घटना तरल की कणकीय प्रकृति यानी कोणिकीय, जिसको यहाँ पर होना चाहिए कोणिकीय प्रकृति को दर्शाती है। जो कि 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो यहाँ पर स्प्रेडिंग ऑपरेटिंग इन वाटर यानी कि स्याही का जल में स्वतः फैल जाना, ये आपका कोणिकीय प्रकृति को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान लाल लिटमस को यहाँ पर नीला कर देगा। जहाँ पर हूबहू ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर इजीली आपको पता होगा पहले से ही पीएच मान जो 7 से कम होता है ये एसिडिक यानी कि अम्लीय नेचर का होता है। अगर 7 है तो उदासीन होता है। और पीएच मान अगर 7 से अधिक होता है तो बेसिक यानी कि क्षारीय होता है। और जब लाल लिटमस पत्र को केवल क्षारीय यानी कि बेसिक विलयन में नहीं नीला हो जाता है। अगर ये हो जाए कि 7 से अधिक किसका होता है तो ये क्षारीय का होता है। और क्षारीय जो मतलब कि लाल लिटमस पेपर जो है ये नीला आपका कर देता है। तो इसमें आपका केवल पीएच मान किसका 11 का दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी पीएच इक्वल टू 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आज मुझे मिले थे इस शिफ्ट में। तो इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिए। आप लोग क्वेश्चन सेंड करेंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को करवा देंगे। क्योंकि यहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल सकती है अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस को रट्टा मार करके अगली शिफ्ट के लिए रामबाण होने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। और इसी तरीके से रियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।